मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 11 के बच्चे इतिहास विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे अध्याय 2 का लेखन कला और शहरी जीवन। ये पाठ का नाम है, पाठ का क्या नाम है? लेखन कला और शहरी जीवन। और लेखन कला और शहरी जीवन किस सभ्यता का है, किस सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे? तो मेसोपोटामिया। किसका है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इन नामों से आप परिचित हैं क्योंकि ये सब सभ्यताओं के विवरण थोड़ा थोड़ा पिछले कक्षाओं में बताया जा चुका है। इसके विषय में आप लोग पढ़ चुके हैं। और हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ये हमारे यहाँ की सभ्यता है। लेकिन ये जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता को हम 12 के इतिहास में पढ़ाएंगे। ये 11 के इतिहास में मेसोपोटामिया की सभ्यता दिया गया है। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है, यानी जहाँ वर्तमान में इराक है, इराक देश है, वही प्राचीन नाम उसका मेसोपोटामिया था। तो अब मेसोपोटामिया को यूरोपवासी क्या करते हैं? यूरोपवासी अपने जन्मभूमि मानते हैं। यूरोपवासी ये कहते हैं कि मेसोपोटामिया हमारे पूर्वजों की भूमि रही है। अब बाइबिल के अनुसार देखें तो बाइबिल के प्रथम भाग में बुक ऑफ जेनेसिस है। ये पुस्तक का नाम है बाइबिल में, जिसका नाम क्या है? बुक ऑफ जेनेसिस। बुक ऑफ जेनेसिस के अनुसार उस बुक में ये लिखा गया है कि मेसोपोटामिया के उत्खनन के बाद उस जगह को उत्खनन कराया गया तो बहुत से पक्के ईंट मिले हैं। यानी ईंटों से ये पता चलता है कि यहाँ पर प्राचीन काल में शहर थे या नगर थे। यानी उनके अवशेषों से हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पर जो सभ्यता विकसित हुई थी, जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता थी। अब यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को एक प्रकार से अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं। इसके बाद इस भूमि का अर्थात इस जगह का पुरातात्विक खोज किया गया और उस पुरातात्विक खोज में आप लोग ये देखेंगे कि उसमें बहुत से अवशेष मिले, पक्के ईंट मिले, मकानों के अवशेष मिले, मुद्राएं मिली, हड्डियां मिली, यानी अन्य वस्तुएं मिली जिनसे उस सभ्यता के विकास के जानकारी हमें उनसे प्राप्त होती है। इस प्रकार आप ये देखेंगे कि मेसोपोटामिया के इन उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हमें वहाँ मेसोपोटामिया के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। मेसोपोटामिया के विषय में बहुत सी कहानियाँ भी हैं, प्राचीन कहानियाँ भी हैं कि मेसोपोटामिया कैसे विकास पर था, उसके विषय में हमें कैसे जानकारी मिलती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता को जानने के लिए हमें कहाँ से जानकारी मिलती है। उन जानकारियों में बहुत सी कहानियाँ हैं, जिसमें हम आपको एक कहानी के विषय में पहले बता रहे हैं। जैसे बाइबिल के अनुसार आप ये देखेंगे क्या कि जब जल प्रलय हुआ था, क्या हुआ था? जल प्रलय जब हुआ था तो जल प्रलय में पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। उस समय ईश्वर के आदेशानुसार
परमात्मा के आदेशानुसार एक जीव था, जीव शूद्र नाम का था। क्या नाम था? जीव शूद्र। ये जो जीव शूद्र नाम का व्यक्ति था, ये ईश्वर के आदेशानुसार एक बड़ा सा जहाज बनाया और उस जहाज में क्या किया कि प्रत्येक प्राणियों के जितने भी जीव जंतु थे उनके जोड़ों को उस जहाज में रख लिया और जल में उतर गया, जिससे पृथ्वी पर जितने जीव जंतु थे वे नष्ट हो गए, लेकिन जो जीव जंतु जिस जीव जंतु का जोड़ा उस जहाज में था वे बच गए। और यही बताया जाता है उन्हीं जोड़ों से आगे चलकर जीवन का विकास हुआ। अब इसके बाद एक कहानी और आपको जानकारी मिलेगी मेसोपोटामिया के सभ्यता के विषय में जानने के लिए। मेसोपोटामिया के लोग अपने नगरों पर गर्व करते थे, अपने नगरों पर गर्व करते थे, जिसमें जहाँ का एक शासक था, बहुत सूरवीर शासक था, जिसका नाम था एनमरकर। क्या नाम था? एनमरकर। जिसका नाम था एनमरकर। यह एक बहुत शक्तिशाली सूरवीर शासक था और मेसोपोटामिया पर शासन किया था। प्राचीन समय की बात बताया जा रहा है। एक एनमरकर नामक एक शासक था, बहुत ही सूरवीर शासक था, जो मेसोपोटामिया के उरुक नामक नगर पर शासन करता था। उसकी राजधानी का नाम था उरुक। इसका एक मित्र था, वो भी बहुत बड़ा सूरवीर था। जब उसकी मृत्यु हो गई तब यह एनमरकर शांति की खोज में सागर महासागरों को पार करता हुआ पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया, पूरे पृथ्वी पर भ्रमण किया, लेकिन उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। और अंत में क्या किया, वह अपने नगर उरुक में वापस आया और वहीं पर अपने ज्ञान का खोज करने के लिए शांतिपूर्वक वहीं रहने लगा। और इससे ये पता चलता है कि जो एनमरकर था वह उरुक नगर का शासक था, जो पूरे मेसोपोटामिया को पर काबिज था और बहुत से अगल बगल के प्रदेशों को वह जीत चुका था। अर्थात इस प्रकार वो अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया था। तो ये सब कहानियों के माध्यम से मेसोपोटामिया के सभ्यता की जानकारी मिलती है। अब मेसोपोटामिया का परिचय, मेसोपोटामिया के परिचय क्या है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके रहन सहन जीवन, ये सब स्थितियों के विषय में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। शीर्षक क्या है? मेसोपोटामिया का परिचय। मेसोपोटामिया के परिचय के विषय में आप जानेंगे। आज जहाँ इराक और सीरिया जैसे देश स्थित हैं, उसी धरती को कभी मेसोपोटामिया कहा जाता था। वर्तमान युग में जो इराक और सीरिया है वही प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के नाम से जानी जाती थी। अर्थात मेसोपोटामिया सभ्यता वहीं विकसित हुई थी। यह प्राचीन सभ्यता उत्तरी असीरिया और दक्षिणी बेबीलोनिया में विभाजित थी। कौन कौन? असीरिया, और बेबीलोनिया।
दो भागों में विभाजित थी। उत्तरी भाग में असीरिया और दूसरी भाग में बेबीलोनिया नाम से जानी जाती थी। मेसोपोटामिया के अधिकांश इतिहासकार इसकी जानकारी खुदाइयों और उनमें सैकड़ों संख्याओं में प्राप्त भवनों, कब्रों, मूर्तियों, औजारों और मुद्राओं पर करते हैं, माने इन्हीं के आधार मानकर करते हैं। जो मेसोपोटामिया के लोग का जीवन कैसे था, रहन सहन कैसे था, कृषि कार्य कैसे करते थे, पशुपालन कैसे करते थे, भवनों का निर्माण कैसे करते थे, मूर्ति कैसे बनाते थे, मृदभांड कैसे रखते थे, इस सब की जानकारी हमें खुदाई के बाद प्राप्त हुई। यूरोपीय यात्री और विद्वान लोग मेसोपोटामिया को एक प्रकार से अपने पूर्वजों की भूमि मानते हैं। शहरी जीवन की शुरुआत में शहरी जीवन की शुरुआत अगर देखा जाए तो मेसोपोटामिया से ही मानी जाती है। ये कहा जाता है सर्वप्रथम शहरी जीवन अर्थात नगरी जीवन मेसोपोटामिया में ही की सभ्यता से ही उत्पन्न हुई या विकसित हुई। आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व। आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व? 6000 वर्ष पूर्व। आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व बहुत समय तक मानव सभ्यता के इतिहास का केंद्र पश्चिमी एशिया ही माना जाता रहा है। भारत की खाड़ी के उत्तर में स्थित आधुनिक इराक और जो प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। जो फारस की खाड़ी में जो आधुनिक इराक है वो प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के नाम से ही जाना जाता था। मेसोपोटामिया के विषय में आप लोगों को बता दें कि मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना है। मेसो प्लस पोटामिया। ये मेसोपोटामिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेसो और पोटामिया। मेसो का अर्थ होता है मध्य और पोटामिया का अर्थ होता है नदी। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? मेसोपोटामिया जो है नदियों के मध्य अर्थात भूभाग में जो नदियों के मध्य अर्थात 2 नदियों के बीच का जो भूभाग था उसी भूभाग को हम मेसोपोटामिया कहते हैं। ये नदियाँ कौन कौन थी अब ये देखेंगे तो अभी उत्तरी असीरिया और दक्षिणी बेबीलोनिया में दजला और फरात नदियाँ हैं जो आपको उत्तरी असीरिया और दक्षिणी बेबीलोनिया में बताए भी हैं। तो अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि मेसोपोटामिया 2 नदियों के बीच जो स्थित भूभाग था उसी पर जो जनजीवन रहता था उसे ही हम मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। ये दोनों नदियाँ कौन थी? तो दजला और फरात। कौन है? दजला और दूसरा फरात नदी। अर्थात कहने का अर्थ है मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला और फरात नदियों के से बनी हुई जो भूमि थी, जो उपजाऊ भूमि थी, उसी पर इस सभ्यता का विकास हुआ था। इस प्रकार ये माना जाता है कि नदी के मुहाने पर, किस नदी? दजला और फरात नदियों के मुहाने पर सुमेरिया, मध्य में बेबीलोनिया तथा असीरिया ये सब भूभाग थे। कौन कौन? असीरिया, सुमेरिया और बेबीलोनिया। अर्थात इन तीनों देशों को मिला करके जो भूभाग था वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के विकास का क्षेत्र था। इन तीनों सभ्यताओं ने मिल करके जो सभ्यता का निर्माण हुआ हम उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग आज मेसोपोटामिया के जानने के स्रोत अर्थात बहुत से उनके जानने के बारे में आपको कहानियों के विषय में भी बताए हैं और मेसोपोटामिया के परिचय के विषय में बताए हैं कि मेसोपोटामिया की स्थिति कैसी थी, कहाँ पर इसका विकास हुआ, किन किन नदियों को मिलाकर उनके मध्य में जो भाग है उसी को हम मेसोपोटामिया कहते हैं। तो इन सब के विषय में आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया। अब अगला जो है इसका अगला जो भाग होगा वो आप दूसरे वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।